यूट्यूब पर एक नया स्कैम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है जिसमें क्रिएटर्स कहते हैं कि उनका चैनल हैक हो चुका है। मेरा सेकंड चैनल हैक हो गया है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक जैसे हैक होने वाली कहानियां सिर्फ गेमिंग क्रिएटर्स के साथ ही क्यों होती है? रियलिटी तो ये है कि ये सब एक प्री प्लान्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें क्रिएटर्स बैटिंग एंड गैम्बलिंग कंपनीज के साथ एक डील साइन करते हैं और ये क्रिएटर्स अपने हाथों से वीडियोस अपलोड करते हैं जिसमें बैटिंग एप्स का प्रमोशन होता है। बाद में ऑडियंस से झूठ बोला जाता है कि उनका चैनल हैक हो चुका है या फिर उन्होंने चैनल को सेल कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं ये स्कैम आखिर वर्क कैसे करता है। ये सब एक वेल प्लान्ड सिस्टम है जो कि 3 सिंपल स्टेप से काम करता है। फर्स्ट, जिसके अंदर बैटिंग और गैम्बलिंग कंपनीज डायरेक्टली या फिर थर्ड पार्टी एजेंसी के थ्रू यूट्यूबर्स को कांटेक्ट करती हैं। इनका टारगेट होता है गेमिंग या फिर टेक क्रिएटर्स का, क्योंकि इनका ऑडियंस बेस यंग और इजीली इन्फ्लुएंस होने वाला होता है। फिर उसके बाद जब एक बार डील साइन हो जाती है तो क्रिएटर्स को डेली या फिर वीकली वीडियोस अपलोड करनी होती है। हर वीडियो के लिए 10 से 12,000 रुपए मिल सकते हैं एक क्रिएटर को, और अगर क्रिएटर बड़ा हुआ तो उसका अमाउंट और भी ज्यादा हो जाएगा। फिर थर्ड स्टेप आती है जब क्रिएटर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो बैटिंग का प्रमोशन क्यों कर रहा है अपनी वीडियोस के अंदर, तो क्रिएटर अपनी खुद की एक कहानी बताता है जिसके अंदर वो बोलता है कि उसका चैनल हैक हो चुका है, जिससे कि ऑडियंस का डाउट उस पे से हट जाए और उसको थोड़ी सी सिंपैथी भी मिल जाए। और अगर ये चीज भी वर्क नहीं करती है तो क्रिएटर अपनी फेक स्टोरी बनाता है जिसके अंदर वो एक सैड रोल प्ले करता है और उसके अंदर वो बताता है मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाल रहा था और मेरे को पड़ी बहुत सारे पैसे की नीड, बीच में फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से उसने अपना चैनल सेल कर दिया है। अभी तुम सभी लोगों के मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा, आखिर ये क्रिएटर्स कितने कमाते हैं बैटिंग का प्रमोशन करने के बाद? तो ये सिर्फ 1-2 हजार रुपए का गेम नहीं है, ये करोड़ों का स्कैम चल रहा है, वो भी दिन दिहाड़े इंडिया के अंदर। आई एम कॉपी का सेकंड चैनल जो कि कॉपी ओपी है, वहां पर उसको 10 से 12 हजार रुपए डेली मिल रहे हैं। फिर उसके बाद आते हैं वोल्ट 18, डी एक्सट्रीम, यू प्लेस। जिनको 10,000 से ज्यादा रुपए मिल रहे हैं पर वीडियोस। अगर एक यूट्यूबर महीने में 3 से 4 लाख रुपए इजीली कमा सकता है, और बड़ी ऑडियंस वाले क्रिएटर्स तो भाई लाखों के अंदर कमा सकते हैं, जो कि इनका 2 से 3 गुना ज्यादा होता है। और ये सिर्फ एक गेमिंग इंडस्ट्री ही नहीं है, पूरी इंडियन ऑनलाइन बैटिंग इंडस्ट्री है जो कि एक काला धंधा बन चुकी है। ये सिर्फ यूट्यूब पर स्कैम नहीं चल रहा है, ये एक इलीगल $multi-million इंडस्ट्री बन चुकी है जो यंग ऑडियंस को एक्सप्लॉइट कर रही है। जहाँ एक तरफ आईपीएल बैटिंग को प्रमोट कर रहा है, गाइस द लेजेंडरी आईपीएल 2024 स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे लोगों ने तो पहले ही मैच में अपनी नॉलेज का यूज करके बहुत सारी अर्निंग कर ली है। वहीं दूसरी तरफ फैंटेसी गेमिंग एप्स लाइक ड्रीम 11, एमपीएल ने गैम्बलिंग को लीगल फॉर्मेट में इंट्रोड्यूस कर दिया है। और लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ एक गेम है, पर असल में तो ये बैटिंग का एक नया लीगल वर्जन है जहां लोग अपनी टीम बनाने के लिए 1000 से 10,000 रुपए तक लगा देते हैं। बहुत सारी बैटिंग कंपनीज इलीगल एप्स और वेबसाइट चलाती है जो यूट्यूब क्रिएटर्स के थ्रू प्रमोट होती है, और ये प्लेटफॉर्म बिना किसी गवर्नमेंट रेगुलेशंस के ऑपरेट किए जाते हैं और लोगों का पैसा लूटने के लिए अच्छे से डिजाइन किए जाते हैं। आप सभी लोगों ने एक चीज तो जरूर नोटिस की होगी, क्रिएटर्स बैटिंग का प्रमोशन एक ही तरीके से करते हैं जहां पर पैसा और रिवॉर्ड्स दिखाया जाता है। जब एक 15 से 16 साल का बच्चा ये देखता है कि उसका क्रिएटर 10 लाख रुपए जीत रहा है तो उस बच्चे का भी मन करता है ये सब ट्राई करने का, और ये कंपनीज क्रिएटर्स को ऐसी स्क्रिप्ट लिख के देती है जो ऑडियंस को इजीली मैनिपुलेट कर दें। और यही एक रीजन है कि बैटिंग एप्स जो कि छोटी एज को सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं, और इस बात का क्रिएटर्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अभी आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि बैटिंग अगर इलीगल है इंडिया में तो इन क्रिएटर्स पे एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? रीजन नंबर 1, ग्रे एरियाज इन लॉ। फैंटेसी स्पोर्ट्स और बैटिंग को स्किल्ड बेस्ड गेम का नाम देकर प्रमोट किया जाता है। रीजन नंबर 2, बिग मनी लॉबिंग। बड़े बैटिंग प्लेटफॉर्म्स पॉलिटिकल डोनेशन और स्पॉन्सरशिप देते हैं जो लीगल एक्शन लेने में रुकावट डालते हैं। लास्ट में आता है रीजन नंबर 3, लैक ऑफ अवेयरनेस। कई लोग बैटिंग और गैम्बलिंग का फर्क नहीं समझते और इसलिए ये इंडस्ट्री कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। लेकिन हर क्रिएटर पैसों के पीछे नहीं भागते हैं। अभी भी कुछ क्रिएटर्स ऐसे हैं जो एथिकली कंटेंट बनाते हैं और इन सभी प्रमोशन से दूर रहते हैं। बीबीएस जैसे बड़े क्रिएटर बार बार वार्न कर चुके हैं कि ये सभी एप्स बच्चों के लिए सेफ नहीं है। आज है एक स्टोरी टाइम जहां पे मैं बताऊंगा कि हाउ आई लॉस्ट अराउंड 2.5 लाख रुपीस इन गैम्बलिंग। और ये क्रिएटर्स जानते हैं कि उनकी ऑडियंस यंग है और वो क्रिएटर्स इन सभी चीज का फायदा नहीं उठाते। बैटिंग और गैम्बलिंग सिर्फ स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक ही नहीं सीमित है, बल्कि पॉलिटिक्स के बड़े बड़े नाम भी इस इलीगल धंधे के अंदर हिस्सा बन चुके हैं। चलिए देखते हैं कुछ बड़े स्कैंडल जो इंडियन पॉलिटिक्स और बैटिंग माफिया के बीच कनेक्शन दिखाती है। 2023 में एक बड़ा बैटिंग स्कैम सामने आया, महादेव बैटिंग ऐप, जो दुबई बेस्ड मास्टरमाइंड्स के थ्रू ऑपरेट किया जा रहा था, जिसके अंदर शामिल
थे सुभाष चंद्राकर और रवि उप्पल। ये ऐप लोगों से इलीगल बैटिंग करवाता था और हर दिन 200 करोड़ का धंधा होता था। ईडी की इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई, ये सिर्फ एक ऐप ही नहीं बल्कि एक पूरा बैटिंग एम्पायर है जो इंडिया के अलावा यूएई, श्रीलंका, पाकिस्तान में भी ऑपरेट होता है। पर ये स्कैम तब ज्यादा बड़ा हो गया जब छत्तीसगढ़ के एक्स सीएम भूपेश बागल का नाम सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर्स ने भूपेश बागल को 508 करोड़ तक इलीगल फंडिंग दी जो उनकी इलेक्शन कैंपिंग के लिए यूज की गई। ये चार्जेस छत्तीसगढ़ के इलेक्शन से सिर्फ 1 महीने पहले लिए गए, जिसमें ओपोजिशन पार्टीज ने कांग्रेस और गांधी पर भी सवाल उठाए, लेकिन बागल ने ये सब एलिगेशंस को गलत बताया और बोला कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। इस स्कैंडल के चलते महादेव ऐप के कई एसोसिएट्स अरेस्ट हो चुके हैं, पर लेकिन मेन मास्टरमाइंड अभी भी दुबई के अंदर बैठे हुए हैं। अगर हम इंडियन बैटिंग और पॉलिटिक्स के सबसे बड़े स्कैंडल्स की बात करें तो 2013 में आईपीएल घोटाला एक इम्पोर्टेंट केस है। ये स्कैंडल बीसीसीआई के एक्स प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन और चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके की टीम प्रिंसिपल गुरुनाथ मैयप्पन के नाम से जुड़ा है। गुरुनाथ मैयप्पन को आईपीएल बैटिंग और मैच फिक्सिंग के एलिगेशन के चलते अरेस्ट किया गया था। इन्वेस्टिगेशंस ने बताया कि वो बुकीज के सीक्रेट डील्स करता था और मैच की इनसाइडर डिटेल्स इलीगली पास करता था। जब ये स्कैंडल बड़ा होने लगा तो एन श्रीनिवासन पर भी प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट ही नहीं बल्कि सीएसके के ओनर भी थे, जबकि लीगली उन्हें अपनी टीम से अलग रहना चाहिए था। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को सीरियसली लिया और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी और रिजल्ट ये आया, श्रीनिवासन को अपनी पोजीशन टेम्परेरी छोड़नी पड़ी और जगमोहन दालमिया को इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया गया। और इस बैटिंग स्कैंडल ने आईपीएल और बीसीसीआई का इमेज काफी ज्यादा बिगाड़ दिया था और लोगों का क्रिकेट पर से ट्रस्ट भी कम होने लगा था। ये स्कैंडल एक बड़ा रिमाइंडर था कि पॉलिटिक्स, पावर और पैसे का कॉम्बिनेशन क्रिकेट जैसे गेम को भी करप्ट कर सकता है। अगर आप लोग सोचे कि बैटिंग सिर्फ एक छोटा इलीगल बिजनेस है तो सोचिए फिर से, इंडिया का अंडरग्राउंड सट्टा बाजार 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस है और इसका डायरेक्ट कनेक्शन पॉलिटिक्स से भी है। अभी आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि कैसे, और इस चीज का आंसर भी मेरे पास है। सिंपल बैटिंग कंपनीज पॉलिटिशियंस को फंड करती हैं इलेक्शंस के दौरान ताकि उनके इलीगल काम पर पुलिस या गवर्नमेंट एक्शन ना ले। ये एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप है जिसके अंदर ब्लैक मनी व्हाइट मनी के अंदर कन्वर्ट होता है और आम जनता का पैसा लूट लिया जाता है। और इस चीज के भी कुछ रियल एग्जांपल्स है मेरे पास। 2018 में कर्नाटका इलेक्शंस के टाइम बैटिंग माफिया ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को फंड किया था ताकि अगर किसी भी पार्टी की सरकार आए तो उनका काम ना रुके। महाराष्ट्र और गुजरात के पॉलिटिशियंस पर भी चार्जेस लगे थे कि उनके इलीगल गैम्बलिंग रैकेट से संबंध है। आईपीएल के अलावा कबड्डी, फुटबॉल, इवन लोकसभा के इलेक्शन तक में भी सट्टा लगाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडियन गवर्नमेंट बैटिंग को कंट्रोल कर पाएगी? क्या स्ट्रिक्ट लॉज आएंगे जो बैटिंग माफियाज और करप्ट पॉलिटिशियंस को रोक सके? हकीकत ये है कि बैटिंग और गैम्बलिंग के लॉज इंडिया में अनक्लियर हैं। कुछ स्टेट्स में ये लीगल है और कुछ जगह इलीगल, और जब तक इंडियन गवर्नमेंट बैटिंग और गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर क्लियर लॉ नहीं बनाती तब तक ये स्कैंडल चलता रहेगा। अगर आपको लगता है कि सिर्फ छोटी गेमिंग कंपनीज या यूट्यूबर्स ही बैटिंग प्रमोट कर रहे हैं तो आप बहुत छोटी पिक्चर देख रहे हैं। इसका डायरेक्ट कनेक्शन पॉलिटिक्स, क्रिकेट और बड़ी इंडस्ट्रीज से भी है। अगली बार जब भी कोई बैटिंग स्कैंडल सामने आए तो सिर्फ यूट्यूबर्स को ही नहीं बल्कि बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेस टाइकून्स को भी देखो जो इस इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। आपके फेवरेट यूट्यूबर का फ्रेंडली स्माइल या भोली शक्ल सच का प्रूफ नहीं होती है। हमेशा सोच और समझ के ट्रस्ट करो। जो क्रिएटर्स बैटिंग का प्रमोशन कर रहे हैं उनका सिर्फ एक ही मकसद है, अपनी पॉकेट्स भरना। अगली बार जब भी तुम देखो और कोई क्रिएटर तुमको बोले कि उसका चैनल हैक हो चुका है तो एक बार जरूर सोच लेना कहीं वो एक नया स्कैम तो नहीं। तब तक के लिए मैं यही बोलूंगा, स्टे स्मार्ट, स्टे सेफ। एंड ये वीडियो कैसी लगी जरूर से कमेंट करके मेरे को बता देना। इस रिसर्च के ऊपर मेरे को काफी ज्यादा टाइम लग गया था वैसे, तो अगर मजा आया तो जरूर से लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता हूँ एक और ब्रांड न्यू डॉक्यूमेंट्री रिसर्च वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट, स्टे सेफ।